हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। क्या हाल चाल? मेरे हिसाब से सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मस्त होने वाला टाइम गया, व्यस्त होने वाला टाइम आ चुका है। बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। 24 फरवरी तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, ये मैं तुमको गारंटी देता हूं। ठीक है जी, कहानी सुनो। 2 मिनट ढंग से सुनना कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया इस चैनल पर। हम लोगों ने पार्ट 1 पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर के बेहतरीन तरीके से वन शॉट तुमको दे दिए हैं। लाखों बच्चे देख रहे हैं, तुम भी देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखे तो। वैसे बहुत सारे बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं। पार्ट 2 शेयर कैपिटल, ऐतिहासिक लेक्चर मैंने अपने जीवन का बनाया। डिबेंचर बेहतरीन तरीके से तुमको पढ़ा दिए, दोनों तुमको पढ़ा दिए। पार्ट 3 की डिमांड थी, इंस्टाग्राम वाइफ के साथ फोटो डाली। अभी मैं दुबई गया, दुबई के आने के बाद मैंने फोटो पोस्ट की, वहां पे लिखा रहा है सर घूमना बंद करो, पहले ही वाला चैप्टर पढ़ा दो। तो भैया इस 5 चैप्टर को, 5 चैप्टर मतलब पार्ट 3 के 5 चैप्टर को बच्चा इच्छुक है देखने के लिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, कुछ बच्चे यूट्यूब पर डिपेंडेंट होते हैं। अब लगातार इसी महीने लगातार ये सारे चैप्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पार्ट 3 का पहला चैप्टर है, जो आपको 3 से लेकर 4 नंबर देगा। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आने वाली, मैं अभी नहीं दिखा रहा, बाद में दिखाऊंगा, कि अगर उतना पढ़ लिया ना तो 4 नंबर गारंटीड देता हूं, गारंटी। मेरे घर आ जाना, घर के जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो अलग बात है, पढ़ के जाओगे तो 3-4 नंबर आ जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, वो ब्रह्मास्त्र तुमको मैंने दे दिया है पीडीएफ फॉर्म में। यहां पर यूट्यूब वाले बच्चों को ही मिलने वाला है, ऑफलाइन वालों को मिल चुका है। अब कहानी मेरी ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी सुनना, कि हमने जब शेयर कैपिटल पढ़ा और डिवेंचर पढ़ा तो उसकी बैलेंस शीट नहीं पढ़ी थी। मेरे ऑफलाइन, मेरे पेड बैच वाले बच्चे नीचे गवाही देंगे, पास्ट ईयर के बच्चे भी अगर देख रहे तो गवाही देंगे कि मैं हमेशा शेयर कैपिटल डिवेंचर के बाद पहले इस चैप्टर पे आता हूं। पार्ट 3 का पहला चैप्टर, यहां पर हम बेसिक बैलेंस शीट सीखते हैं और उसके बाद हम शेयर कैपिटल पे जाते हैं। तो इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो कंपैरेटिव कॉमन साइज का नहीं होगा, वो होगा कौन सा, कंपनी की बैलेंस शीट का, जहां पर मैं आपके गारंटी 3 से लेकर 4 नंबर वहां भी पक्के कर दूंगा। तो 3-4 नंबर यहां पक्के हो रहे हैं, 3-4 नंबर उस बैलेंस शीट वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगे। तो टोटल 7-8 नंबर तुम्हारे कवर हो रहे हैं कम मेहनत में। ज्यादा मेहनत नहीं करनी। रेशियोज पहाड़ जैसा चैप्टर बनेगा और उसके अंदर सिर्फ 5 नंबर पक्के होंगे। और यहां ये 2 लेक्चर देख लोगे, बेहतरीन तरीके से 6 से लेकर 8 नंबर तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये वाला चैप्टर पहले करना क्यों जरूरी है, वो चैप्टर के बीच में तुमको समझ में आ जाएगा कि सर जानकर ऐसा नहीं कर रहे, सर की मजबूरी है। बेहतर समझाने के लिए तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तुमने पिछली वीडियोस में मुझे बता दिया है। तो मैं जान के ऐसा नहीं कर रहा हूं, टाइम बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है। और मैंने पेड बैच में भी ऐसे ही पढ़ा है, मैंने पेड बैच में भी ऐसे ही पढ़ा है। और हाँ, पेड बैच से याद आया भाई साहब, कुछ बच्चों की बात नहीं पता होगी। अब मुझे नहीं पता मेरी टीम ये वीडियो को कब पोस्ट कर रही है। अगर ये 10 तारीख से पहले तुम देख रहे हो, अगर, तो भैया 10 को ओरिएंटेशन सेशन है, 11 तारीख से हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं क्रैश कोर्स के। सारा का सारा सिलेबस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शेड्यूल मैं दे चुका हूं। उसी तरीके से मैं तुमको पेड बैच में पढ़ाने वाला हूं, लाइव विद टेकिंग डाउट्स, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट। 45 दिन 50 दिन में सिलेबस खत्म करेंगे एंड उसके बाद मॉक टेस्ट और फिर विनर सीरीज। ये बहुत कुछ होने वाला है। 999 का ये कोर्स होगा। अकाउंटेंसी लाइव और मैथमेटिक्स कोर लाइव, इंग्लिश लाइव, बीएसटी लाइव, इकोनॉमिक्स लाइव, अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे रिकॉर्डेड। ठीक है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डेड, लेकिन उसके जो डाउट होंगे, वीकली जो डाउट्स होंगे या वीक में 2 बार जो डाउट होंगे वो लाइव ही होंगे। 999 का कोर्स है, कमेंट में लिंक पिन कर दिया है, जाओ और खरीदो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मेरे हिसाब से ये कोर्स तुमको लेना चाहिए। मोस्ट अवेटेड और मोस्ट लव्ड बैच होता है यहाँ पर बहुत, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, टीचर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और बड़े दमदार तरीके से लाइव पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, दूसरी अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं लाइव आऊँगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैथ्स के लिए आते हैं, जैसे फिजिक्स के लिए आते हैं, केमिस्ट्री के लिए आते हैं, ऐसी इको, बीएसटी, अकाउंट्स, ये तीनों और इंग्लिश लाइव आएगा इसी चैनल पर। चिंता वाली बात नहीं है। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बैलेंस शीट के ऊपर है। अब ये वो वाली बैलेंस शीट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एक होती है हमारी बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। वो मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा कि भैया पीएनएल स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्या उसका फॉर्मेट होता है। कोई बात नहीं, समझाऊंगा।
हमें आज पढ़ना है बैलेंस शीट, जो कि फाइनेंशियल, जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बैलेंस शीट कोई आम बैलेंस शीट नहीं है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट किसी का बाप नहीं बदल सकता मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैंने बोल दिया, कोई नहीं बदल सकता। ये फिक्स फॉर्मेट है। अभी तक 11th के अंदर हम क्या करते थे, कोई भी एसेट कहीं भी लिख दिया ऊपर नीचे कर देते थे, लाइबिलिटी कोई भी ऊपर नीचे कर देते। 10,000 में से एक बच्चा मार्शलिंग और ग्रुपिंग का काम करके वो बैलेंस शीट बना रहा था, लेकिन वो भी कैसे बना रहा था, ऐसे इधर और इधर। लेकिन ये कैसे बनती है, वर्टिकल, मैं दिखाता हूं। दिस इज द हाफ बैलेंस शीट। हाफ बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट के दो अध्याय होते हैं, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है और एक होती है एसेट्स। तो ये है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और इसका जो दूसरा अध्याय जो इसी के नीचे होता है, ऑब्वियसली बात है मेरा बोर्ड ऐसे है, तो इसका दूसरा अध्याय आता है हमारा असेट। तो इस बैलेंस शीट में लिखे गए हर एक चीज को आपको उसी की जगह पे लिखना है। तो पहला टास्क तुम्हारा ये है कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट को दिल से याद कर लो, इसी ऑर्डर में इसको आपको याद करना है। ठीक है जी, क्या क्या ऑर्डर में याद करना है वो बताता हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बताऊंगा। बस ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 10 से लेकर 15 मिनट दे दो, मैं आपको समझा दूंगा। चलो, सबसे पहले तो हम लाइबिलिटी सेक्शन सीखते हैं। यहां पर पूरी बैलेंस शीट में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है लाइबिलिटीज एंड इक्विटी और दूसरा होता है हमारा एसेट। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर, यानी जो हमारा लाइबिलिटी सेक्शन होता है हमारी भाषा के मुताबिक, वहां पर टोटल 4 मेन हेड होते हैं, इनको बोला जाता है मेन हेड। ये क्या होते हैं, 4 मेन हेड्स होते हैं। पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा होता है करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर इनके सब हेड आएंगे, क्या आएंगे, सब हेड। ये होते हैं इनके हेड्स और इनके अंदर आ रहे हैं इनके सब हेड, एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहला हेड आ गया हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है जी, अब मेरी बात ढंग सुनना। यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी जिसको हम बोलते हैं नोट नंबर। इस नोट नंबर का असली सुख आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। अभी बता रहा हूं वर्बली, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो होगी इसकी वो अगले लेक्चर में पता चलेगी, जो मेरा शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट आएगी। ठीक है ना। नोट नंबर अभी आप समझ सकते हो, वर्किंग नोट। मतलब अगर मैं शेयर कैपिटल के आगे लेट से 1 करोड़ रुपया लिख रहा हूं, तो ये 1 करोड़ रुपया आया कहां से, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो बनाया जाता है आपका नोट्स टू अकाउंट में। लिखते रहो सारी चीजें। तो पहले बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के साथ साथ बनाया जाता है नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट। अगर मुझे शेयर कैपिटल का अमाउंट जानना है, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल बताता हूं। जैसे ये आपको पता होगा, शेयर कैपिटल मैंने आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। जैसे इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, इसके अंदर आएगा क्या कहते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसके अंदर होगा इशूड शेयर कैपिटल, फिर होगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो उन सबको प्लस माइनस करके फोर फीचर, री इशू, कॉल्स इन एरियर को प्लस माइनस किया हमने। प्लस माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट आया 1 करोड़ रुपया। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा एक नए फॉर्मेट में, जिसको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट। सही है जी। तो कोई आपसे पूछे कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, भैया शेयर कैपिटल में। कोई आपसे पूछे भैया फोर फीचर कहां जाएगा, भैया शेयर कैपिटल में। कोई आपसे पूछे कॉस्ट इन एरियर कहां एडजस्ट होता है, शेयर कैपिटल में। कोई आपसे ये पूछे कि भैया इशूड शेयर कैपिटल कहां जाता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहां जाता है, शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, भैया शेयर होल्डर फंड का। अभी फिलहाल बैलेंस शीट याद करो, अभी ये मत समझो कि पेपर में मुझे क्या करना है, ठीक है ना, वो अलग अध्याय है भाई। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला हेड आया हमारा शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आ गई शेयर कैपिटल। गॉट इट। शेयर कैपिटल के बाद आता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, वो अलग चीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सारे के सारे हमारे यहां आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपको पेपर में बहुत ही कम दिखेगा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। आपने शायद एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं हम ईसॉप।
क्या बोलते हैं, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। या ESOP के अलावा भी हम किसी इन्वेस्टर को, किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर को या किसी बाहर के एंजल इन्वेस्टर को हम पैसा उठा सकते हैं उससे और उसको एक वारंट दे देते हैं। हमने कहा भाई तेरे पास ये वारंट है, मैंने आते से उधार पे पैसे ले लिए या वैसे पैसे ले लिए, इन फ्यूचर तो आज तय किए हुए पैसों पर शेयर खरीद सकता है। तो यहां पर क्या है, शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अभी वो शेयर होल्डर नहीं बना, वो उसकी इच्छा होगी, ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी इच्छा होगी वो मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। या तो पैसे वो वापस ले ले वारंट के जरिए, या बोले नहीं भाई मैं वारंट को मैं पैसे वापस नहीं ले रहा हूं, मुझे आप अपनी कंपनी का इतने शेयर्स का इतने दाम पर जो एग्रीड हो गया आज के टाइम पर, फ्यूचर के प्राइस पर नहीं, आज के प्राइस पर आप मुझे क्या बना दो, शेयर होल्डर बना दो। तो ये बड़ी हाइपोथेटिकल सी चीजें हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती, हर एक कंपनी में नहीं भी हो रही हैं। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दूर से चमकेगा क्वेश्चन, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अमाउंट गिवन होगा। लेकिन मैं बता दूं मैंने आज तक कभी देखा नहीं इसको। तो ये 3 कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं शेयर होल्डर फंड। बात समझ में आ गई। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या है, देखो क्या होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, ये तो पता है ना, तुमने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ लिया। शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गई, लेकिन अभी अलॉटमेंट क्या हो रखी है, पेंडिंग। अभी लेंसकार्ट का वो हुआ, तो मान लेते हैं अभी तो बहुत जल्दी हो गया, टुडे इज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर इज 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को, जैसे अभी तो बहुत जल्दी हो गया, मान लेते हैं कोई एक कंपनी जैसे साइंस एंड फन ने अपना क्या किया, आईपीओ लॉन्च किया। ठीक है, साइंस एंड फन आईपीओ लॉन्च कर रही है लेट से 25 मार्च को। 25 मार्च को मैं आगे कहता हूं कि भैया मैं 8,000 करोड़ रुपए का एक आईपीओ लेकर आ रहा हूं, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ है, फलाना ढिमकाना, और लोग पागल हो गए हैं और मेरी कंपनी के शेयर वो खरीदना चाहते हैं। तो मैंने लोगों को टाइम दिया 5 से लेके 6 दिन का। ठीक है जी, तो 25-26 को अनाउंसमेंट की, 31 मार्च तक क्लोजिंग आई। अब 31 मार्च तक तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, अभी तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा है, मुझे इसमें से रिफंड भी मारना है, मुझे इसमें क्या करना है भैया, अलॉटमेंट भी करनी है। तो यहां पर अभी क्या है, पैसे मेरे पास आ गए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने उनको अलॉटमेंट नहीं की, क्योंकि हो सकता है बीच में क्या आ गई हो, 31 मार्च आ गई हो, या हो सकता है अभी प्रो राटा लग रहा हो सकता है ना। देखो लेंसकार्ट ने आज आपको पैसे दे दिए, फॉर एग्जांपल आज आपने लेंसकार्ट वालों को पैसे दिए, लेकिन वो आपको अलॉट कब कर रहे हैं, 10 से लेकर 12 दिन लग जाते हैं अलॉटमेंट के अंदर। तो बीच में अगर 31 मार्च आ गई तो उन पैसों को आप कौन से हेड में दिखाओगे, वो आपकी लायबिलिटी तो नहीं है, अभी शेयर कैपिटल तो नहीं है, आपने कोई वारंट भी इशू नहीं किया, वो कोई रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, वो कोई करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं है, वो एक टेम्परेरी लायबिलिटी है जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी आ गई है लेकिन अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। ESOP बताता रह गया, वो इसी में ही आता है। ESOP क्या होते हैं, जनरली हम अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए, अच्छे एम्प्लॉयज को रोकने के लिए एक वारंट इशू कर देते हैं, जिसको हम ESOPs कहते हैं। कि भैया तेरे को, मान लो मेरी कंपनी में, लक्ष्य का नाम सुना होगा तुमने, मैंने बैच में भी एग्जांपल दिया था, जो हमारी कंपनी के अंदर एक लक्ष्य नाम का बच्चा है, भाई है, दोस्त है हमारा। ठीक है जी, भाई मान लो बहुत सालों से साइंस एंड फन और OSR एकेडमी के साथ है। तो मान लेते हैं मैं कहता हूं कि भाई वो कह रहा नहीं सर मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रोथ नजर नहीं आ रही। मैं कहा ठीक है भाई, ओए हो पेमेंट का मामला, तो मैं अपनी साइंस वो लगाता हूँ कॉमर्स। मैंने कहा भाई देख तू 3 साल और काम कर ले, मैं तेरे को साइंस एंड फन के ना 1 करोड़ रुपए के शेयर दे देता हूँ। तेरे को 1 करोड़ रुपए नहीं देने, तेरे को मुझे न्यूनतम सा 1,000-2,000 रुपए देने होंगे और 1 करोड़ की शेयर के मालिक तू हो जाएगा। मैं तेरे पे दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन ये एक्टिव कब होगा, जब तू 2 साल काम करेगा। और ठीक है ना, तो ESOP है, ऑप्शन होगा 2 साल बाद भी तेरे को लेने की नहीं लेने, लेकिन वो एक्टिवेट कब होगा, जब तू 2 साल काम करेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है कि अभी तू मुझे 2,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को ESOP दे दूंगा, फ्यूचर में इशू हो जाएगा। तो लगभग ऐसी कुछ चीजें होती है, अभी इतना दबाव डालने की नीड नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आया, रिजर्व एंड सरप्लस आया, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आया। सेकंड हेड था मेरा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। बाकी दोनों हर एक बच्चे को पता होने चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, हमको इतना तो पता ही है सर। नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा।
नॉन करंट लाइबिलिटी तो पता ही है, जो एक साल वो समझ रहे हो ना, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो सकती हैं, लोन, डिवेंचर एंड ऑल। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? देखो जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना, आगे जाके आएगा डेफर्ड टैक्स असेट। ये दोनों को मैं एक साथ ही समझा देता हूं। डेफर्ड यानी फ्यूचर, टैक्स लाइबिलिटी। देखो एज एन अकाउंटेंट मैं तुमको बात बताता हूं कि हम जो अपने अकाउंट्स की कैलकुलेशन करते हैं, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा एक प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट मैं मान के चलता हूं कभी भी बराबर नहीं होता वो वाले प्रॉफिट से जो हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज निकालती हैं। दो तरीके के प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, एक वो जो हमें कॉमर्स की अकाउंट सिखाती है, एक प्रॉफिट वो निकलता है जो हमें इनकम टैक्स एक्ट सिखाता है। दोनों में फर्क होता है। एग्जांपल, अकाउंटेंसी कहती है कि भैया डेप्रिसिएशन आप कोई भी तरीके से निकाल लो, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी कहते हैं नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा डब्ल्यूडीवी के एस्पेक्ट से। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी आप नहीं समझ पाओगे बातों को। तो 10 से लेकर ऐसे 12 पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर नीचे आ जाता है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपया, लेकिन सरकार के हिसाब से प्रॉफिट था 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो जो 20 लाख का जो डिफरेंस आ गया वो मेरी आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मेरे हिसाब से फ्यूचर में टैक्स बढ़ेगा। मेरे हिसाब से अभी जो मैं एक प्रपोज टैक्स लेके चल रहा हूं वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, ड्यू टू माय इनकम ग्रोथ और ड्यू टू द कैलकुलेशन। ऐसी मतलब जो लायबिलिटी, जो पैसा मुझे सरकार को फ्यूचर में देना पड़ सकता है, क्योंकि वो मुझे कैलकुलेट करके देंगे। अभी मैंने तो भेज दिया कि भैया मेरे हिसाब से इतना टैक्स बनता है, ऑडिट रिपोर्ट भेज दी, वो मेरी ऑडिट करवाएंगे, फिर वो पता लगेगा कि भैया मेरा एक्चुअल टैक्स कितना बनता है। तो वो जो डिफरेंस है, अगर मैंने देना है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उनकी तरफ से भाई ज्यादा दे दिया आपने, उनकी तरफ से आना है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने कभी कभी ज्यादा भी दे सकता हूं एडवांस टैक्स में, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। हर एक कंपनी जो एक पैरामीटर क्रॉस कर देती है, इतने करोड़ रुपए से ज्यादा कमाना शुरू कर देती है, उसको एडवांस टैक्स देना होता है। वो साल के एंड में नहीं, अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, वो पहले से ही भाप लेते कि इतना टैक्स मेरा बनेगा, ऑन एन एवरेज क्यूमुलेट करके उतना टैक्स जमा करा देती है। अब वो टैक्स तो एक अनुमानित पैसा है, वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। ज्यादा चला गया तो असेट, कम दिया तो लायबिलिटी, सिंपल सी बात है। डेफर्ड मतलब मार्च में पता चलेगा, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो ये होता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अच्छा अब इसको तो आप पढ़ ही लोगे, कुछ नहीं है, क्रेडिटर, बीपी, ये सब चीजें आएंगी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपे, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या आएगा और अदर लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक रेमेडी देता हूं। कोई भी किताब खोल लो, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, वासन, एनसीईआरटी, कोई भी किताब खोल लोगे, बैलेंस शीट जहां पर होगी ना इस चैप्टर में, उसके बाद से हर एक की डिटेल थ्योरी दी होगी, उसको पढ़ो। तुम ये उम्मीद मत करो कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर यूट्यूब वाले बच्चों को नाइंसाफी है। देखो बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यूट्यूब वाले बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, मेरा टीचिंग मेथड वही है जो मेरे पेड बैच में है। तो पहली बात तो ये ट्रस्ट करके ही चलो कि भैया मैं जो तुमको कह रहा हूं मैंने पेड बैच को बोला होगा, बार बार मत बुलवाया करो, या मुझे खुद भी कन्विंस होना पड़ेगा, मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं। तो ये वाली चीज है, शेयर कैपिटल के अंदर जितना भी चिट्ठा है वो एक बार ही रीड करना है, वन टाइम इन योर कैरियर आपको इसको रीड करना ही पड़ेगा। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, पढ़ो। कोई डाउट आए कमेंट में डाल दो, तुम्हारे दोस्त या मैं मदद करेंगे। मैं आजकल बड़ा एक्टिव हूं कमेंट सेक्शन में, तुम्हें पता ही चल रहा होगा। तो ये आपको एक बार ही रीड करना पड़ेगा। पेपर में नंबर कैसे हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है जी। फिर आता है हमारा एसेट सेक्शन। असेट में सिर्फ दो ही चीजें होती है, पहला नॉन करंट और एक होता है करंट। सिंपल सी बात है, इसको आप पढ़ लोगे तो बड़ा आसान है। जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अरे भाई पता ही है हमें, प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह हो गया, इंटेंजिबल एसेट हमारा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नो हाउस, ये सब हो गया। प्रॉपर्टी ये सब आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर हेड आ गया ना, ये देखो हेड, ये देखो पहला आ गया हमारा मेन हेड, या ये आ गया मेन हेड और ये आ गया सब हेड। सही है जी, ये सारे सब हेड्स हैं। तो भैया प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क असेट नहीं होगा, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखना होगा जिसने टाइप किया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी मेरा कोई एसेट तैयार हो रहा है लेकिन वो पूरा बना नहीं, 31 मार्च बीच में आ गई, ठीक है जी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, अभी उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर तक तैयार हो गया लेकिन बीच में 31 मार्च आ गया, तो एक बिल्डिंग यानी मेरा एक एसेट तैयार हो रहा है,
वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसी एक इनटेंजिबल असेट है जो अंडर डेवलपमेंट है। मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, मैं कोई एआई बॉक्स बना रहा हूँ, मैं कोई लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ अपने बच्चों के लिए बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। मैं कोई दवाई बना रहा हूँ, मैं कोई R&D कर रहा हूँ, पैसा लग रहा है उसके अंदर, आविष्कार हुआ नहीं है, बस डेवलपमेंट होने वाला है, बीच में 31 मार्च आ गई, तो ये मेरा असेट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाए, आज लेकर छोड़ दो, आंख बंद करके भूल जाओ। खरीद बेच नहीं है, आज खरीदा और फ्यूचर के लिए रख के छोड़ दिया। डेफर्ड टैक्स एसेट बता दिया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने लोगों को लोन्स दिए हुए हैं, मेरी कंपनी ने लोन्स दिए हुए हैं। अदर नॉन करंट एसेट वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो भैया आपने ट्रेडिंग के पर्पस रखी है, 2 महीने बाद रेट बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। इन्वेंट्रीज में स्टॉक वगैरह आ गया, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश तो समझते हो ना, कैश इक्विवेलेंट में बैंक आ जाएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इतनी लिक्विड इन्वेस्टमेंट की आज अभी फोन से ही आप बेच दोगे। आपने रखा ही ऐसे, डेली का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप काम करते हो, डेली में आप ई गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी है, तो जनरली इसके अंदर आता है कैश एंड बैंक। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स, लोगों को लोन दे रखा है छोटे छोटे समय के लिए, और लास्ट में आ गया अदर करंट असेट। इनकी डिटेल जानकारी भी आपको कहां मिलेगी? आपकी ही किताब में, एक बारी पढ़ना पड़ेगा। पहले तो मेरे साथ प्लेज लो, प्लेज लो, प्लेज लो, प्लेज लो कि भैया हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ मतलब हम एक बार पढ़ेंगे ये सारा का सारा, ठीक है जी। वी विल रीड, लिखो कमेंट में वी विल रीड। अब बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर यूट्यूब लेक्चर्स एंड योर लाइव लेक्चर्स पेड बैच में? यही फर्क है बेटा। अभी क्या है ना कि अब मैं इसका दोबारा लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, मैंने बना दिया, बन गया। अब इसके अंदर क्या है, किसी बच्चे को लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ा होगा उसने, मान लो एग्जांपल के तौर पे, उसके 4-5 शब्द समझ नहीं आए होंगे। हमारे लाइव लेक्चर में क्या होता है, इसका लेक्चर 1 लगेगा, लेक्चर 2 के अंदर पहले 10 मिनट डाउट लिए जाएंगे, भैया पूछ लो पहले। रेशियो चैप्टर के हर एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हर एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे करते हैं, शेयर कैपिटल का हर एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे करते हैं, रिजोल्यूशन की एंट्री सारी बोर्ड पे होती है, सब बच्चों के डाउट वहां पे दिखते हैं, हम उनको डाउट बोलते हैं, टीम भी उनके डाउट लेती है। तो ये एक फर्क होता है, मेंटोरशिप मिल जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये फर्क है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं अभी बोल रहा था यार, तुम लोगों को ना ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमको ये सिखाया गया कि करंट एसेट वो है जो 12 महीने से पहले, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने यानी 1 साल से पहले, 1 साल के बाद वाला जो गेम है वो नॉन करंट है, जबकि ऐसा नहीं है। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। कमर सीधी करो, कान खुले करो, अब मेरी बात तुम्हारे कानों तक जानी चाहिए, कानों तक जानी चाहिए, ठीक है जी। इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग साइकिल। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन ये लाखों करोड़ों का टॉपिक है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है वो समझा रहा हूं, करंट एसेट नॉन करंट एसेट नहीं समझा रहा हूं, वो उसका अगला फेज है। पहले फेज में पहले ये समझो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने आज कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है जी। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज मेरा जो रॉ मटेरियल है वो मेरे गोदाम में 3 महीने तक पड़ा रहता है। साइकिल पे चलता है ना, मतलब रोज जा भी रहा है, रोज आ भी रहा है, तो ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूं मेरा एक स्टॉक 3 महीने तक पड़ा रहता है। फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं मटेरियल टू मैन्युफैक्चर, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मान लेते हैं 3-3.5 महीने चलता है। उसके बाद फिनिश गुड्स सोल्ड इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स जो हैं, जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी थी हमने बेच दी, लेट्स से 2 महीने लगते हैं। फिनिश गुड्स सोल्ड आर कन्वर्टेड, फिनिश गुड्स ये क्या लिखा है, फिनिश गुड्स सोल्ड इन इन्वेंट्री, नहीं, सोल्ड वर्ड नहीं आएगा। देखो इसमें क्या होगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ होगा, उसको प्रोसेस किया होगा रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर, उसको फिर इन्वेंट्री के रूप में कन्वर्ट किया होगा, और फिर हमने उसको बेच दिया होगा। बेचने के बाद भैया डेटर से पैसे लेने हैं, आपने डेटर से पैसे लिए, डेटर से पैसे तुम्हारे पास आए, फिर तुमने क्या किया, दोबारा माल खरीदा। तो इस पूरी की पूरी साइकिल मैं तुमको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल हर एक बिजनेस की अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूं, मैंने एक प्लॉट खरीदा, पहले तो मैंने पैसे लिए, प्लॉट खरीदा। मेरे लिए जो प्लॉट है ना, ये स्टॉक है, मैंने इसकी खुदाई शुरू की, नींव डाली, फ्लोर बनाने शुरू किए, उस प्लॉट के ऊपर मैंने 16 फ्लोर बनाए, तो वो मेरी इन्वेंट्री बनेगी। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 2 साल लग गए।
16 मकान बनाने के बाद मैं धीरे धीरे करके उसको बेचना शुरू किया। 3 महीने में मान लेते हैं सारे के सारे मकान बिक गए हैं, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट आई अगले 6 महीने में। तो 3 और 6 ये भी कितने हो गए, 9 महीने। मान लो 1 साल वो लगा, तो 12 महीने वो हो गए, 9 महीने ये हो गए। तो मेरी पूरी की पूरी जो ऑपरेटिंग साइकिल हुई ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 21 महीने की हुई। तो 21 महीने में मेरा पैसा घूम के विद प्रॉफिट मेरे पास आएगा। लेकिन यही आप किसी ब्रेड पकौड़े वाले को ले लो, वो दुकान पे जाएगा, वो बेसन लेगा, अजवाइन लेगा, नमक लेगा, तेल लेगा, ब्रेड लेगा, समझ रहे हो, गैस लेगा और एक थिया लगाएगा। वो सारा ब्रेड को मल लेगा और पकौड़ा बना देगा। ठीक है जी, आलू वालू लेके पकौड़ा बनाकर बेच दिया। रात तक पूरा का पूरा पैसा घूम के उसके पास आ जाएगा। सब्जी वाला आजादपुर मंडी से सब्जी लेकर आता है, शुक्र बाजार में सब्जी लगाता है, रात को थैला लपेट के घर चला जाता है, अगले दिन फिर सुबह जाता है आजादपुर, सब्जी लेकर आता है, रात को फिर। ये ऑपरेटिंग साइकिल एक दिन की है। कईयों की ऑपरेटिंग साइकिल एक हफ्ते की होती है। साइंस एंड फन की या OSR अकेडमी की जो एक ऑपरेटिंग साइकिल है वो 1 साल की है। ऑफलाइन की बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर हम मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करते हैं, 1.0, 2.0 और अब क्रैश कोर्स जो लॉन्च किया। वहां पर क्या है, प्रमोशन में कभी छोड़ता ही नहीं हूं और फिर ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, 1 साल। अप्रैल में जो बच्चा आता है, जनरली फरवरी के अंदर ही हमारे बैचेस फुल हो जाते हैं। चलो 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से जो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है वो 31 मार्च को जाके खत्म होती है। बीच में मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, कोई नया बैच नहीं आता है। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल की हुई। तो सबकी ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होती है। अब कहानी आती है किसकी, करंट की और नॉन करंट की। मान के चलते हैं 2 सिनेरियो। मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने की, तो 18 महीने से कम के एसेट, 18 महीने से कम की लायबिलिटी वो करंट मानी जाएगी। 18 महीने से ऊपर का एसेट, 18 महीने से ऊपर की लायबिलिटी नॉन करंट मानी जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर है, 18 महीने कैश डालता हूं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, फिर समझ रहे हो। तो ये पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है 18 महीने। उससे पहले वाली 18 महीने से पहले वाली लायबिलिटी, चाहे वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने, 17, 17.5, ये सारी के सारी लायबिलिटीज मेरी करंट मानी जाएगी। बोलोगे सर 15 वाली भी? हाँ, तब 12 महीने का क्लॉज नहीं देखना। 18 से छोटा मेरा करंट है, 18 से बड़ा मेरा नॉन करंट है। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 24 महीने, 2 साल। 24 से छोटे वाला करंट, 24 से बड़े वाला नॉन करंट। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 12 महीने, 12 से छोटे वाला करंट, 12 से बड़े वाला नॉन करंट। पहला पॉइंट। दूसरा, कान खोल लेना, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने। कितने महीने? 8 महीने। तो 12 से छोटे वाला मेरा करंट, 12 से बड़े वाला मेरा नॉन करंट। अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो 12 इज द मिनिमम। तो 12 इज द मिनिमम पॉइंट जहां पर आपको देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई है? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो वहां पे हमने बाय डिफॉल्ट पढ़ लिया था कि 12 महीने। क्यों? सोल प्रोप्राइटर की ऑपरेटिंग साइकिल हम मान के चल रहे थे कि भैया 1 साल होगी। हम मान के चल रहे थे 6 महीने 8 में, 1 साल से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन यह मानना गलत था। ऐसा नहीं होता कि सोल प्रोप्राइटर 1 साल से ऊपर का ऑपरेटिंग साइकिल नहीं रख सकता, हो जाता है। कोई बिल्डर भी तो हो सकता है। तो कहानी यहां पर यह, अभी तक जो पढ़ाया गया था उसे भूल जाओ। 12 महीने से ऊपर 18 महीने मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है, उससे कम करंट, उससे ज्यादा नॉन करंट। 24 महीने है, 24 से कम करंट, उससे ऊपर नॉन करंट। लेकिन अगर 8 महीने है तो 12 महीने से कम करंट और 12 महीने से ऊपर नॉन करंट। आओ क्वेश्चन कराता हूं, इसको रीड कर लेना। जो सारी बातें बताई हैं वो यही है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एक ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 10 महीने। और मेरे को पे कितने बार करना है? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, पे कब करना है? 8। तो 10, भाई देखो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने, तो मैं 12 को देखूंगा। 12 से कम है तो ये क्या हो गया भैया? मेरा करंट हो गया। ढंग से लिखो। तो ये क्या हो गया भैया? करंट हो गया। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, मैं फिर भी किसको देखूंगा? 12 से। तो 12 है, 12 है, 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया? करंट हो जाएगा। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 10 है, तो भी मैं किसको देखूंगा? 12 को देखूंगा। किसको देखूंगा? 12। 12 से ऊपर है तो क्या आ जाएगा? नॉन करंट। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 18 है, तो मैं अब 18 को देखूंगा। 18 से कम है तो क्या होगा? करंट। अब ये मत कहना सर 12 से ऊपर है, नहीं भाई, इसको देखूंगा मैं अब।
मेरी बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 18 है, 18 से ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया भैया, नॉन करंट। ये क्या हो गया, नॉन करंट। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, जल्दी से तुम करोगे, एक पॉइंट कमेंट में बताओगे, कमेंट में और कमेंट में बताओगे और एक दूसरे को बताओगे कि हाँ भाई हमारा ठीक है या नहीं है, बाकी मैं लाइक तो कर ही दूंगा। मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 26 महीने, मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 26 महीने, क्या है 26 महीने, और मान लो 19 महीने में मुझे पे करना है, तो ये क्या होगा। चलो मैं यही बताता हूं, जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट करेंगे हर एक बच्चा, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, वेरी गुड। ये क्या होगा भैया, हमारा करंट होगा, क्योंकि 26 से कम हो गया। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने और मेरे को 9 महीने में पे करना है, तो ये क्या होगा, करंट या नॉन करंट। 1 2 3, यस, ये नॉन करंट नहीं है, ये करंट है, क्योंकि 12 महीने से छोटी ऑपरेटिंग साइकिल को हम 12 कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, चेक कर लेना। करंट करंट नॉन करंट, करंट नॉन करंट, करंट करंट नॉन करंट, करंट नॉन करंट, बहुत बढ़िया। चलो जी, क्लियर होगी बात, ओके। ये सेम काम एसेट के ऊपर भी आएगा। चलो जी, समझ में आ गया। पहला टास्क बैलेंस शीट याद करनी है, दूसरा टास्क रीड करना बहुत जरूरी है, प्लेज ले चुके हो तुम। तीसरा हमने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में सीखा, चौथा करंट और नॉन करंट सीखा, पांचवा एग्जाम में क्या आएगा भाई साहब। अब आ जाए तुम्हारी बात, ठीक है जी। अब एक कमेंट आएगा कि भैया मेन बात यहां से चालू हो रही है, और जो बच्चा इसको यहां से, भाई जिसने भी कमेंट किया हो उसको टैप करके यहां मत पहुंच जाना। अगर तुम उस बच्चे का उस कमेंट पिन को टैप करके आए हो तो भाई स्टार्टिंग से देख ले, स्टार्टिंग से देख ले। 30 मिनट झकनी मारी होगी, टाइम वेस्ट नहीं किया होगा मैंने। तो बच्चे सिर्फ इस पॉइंट को देखने आते हैं, सर एग्जाम की बात करो, सर 3 नंबर बताओ कैसे आएंगे। अरे भाई आगे भी सर्वाइव करना है, रेशियोज भी करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिना बैलेंस शीट के नहीं होगा मेरी जान, कंपनी की बैलेंस शीट इसके बिना नहीं होगी। तो लॉजिकली सुन लो, आगे क्या करना है, बात की बात। पहले क्या किया, इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में 3 नंबर से 4 मार्क्स पक्के कैसे करें, आओ। अब कई बच्चों की मन की बात अब शुरू हो रही है। वो क्या है, पेपर में ना एक ही क्वेश्चन आएगा तुमको, एक आध एमसीक्यू आ जाओ, बात अलग है, वो मैंने इसलिए 3-4 नंबर किया। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% है, ये भी किसी का नहीं रोक सकता। क्या है, आपको ना कुछ आइटम्स दी जाएंगी, आपको पूछा होगा उन आइटम्स का हेड बता दो और सब हेड बता दो। कभी कभी सिर्फ हेड पूछ लेते हैं, कभी कभी सिर्फ सब हेड पूछ लेते हैं, या कभी कभी दोनों। 99% दोनों पूछेंगे कि हेड भी बताओ और सब हेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि लेट्स से क्रेडिटर पूछ लिया, क्रेडिटर का हेड बताना है, क्रेडिटर का सब हेड बताना है, ठीक है जी। क्रेडिटर का हेड बताना है, क्रेडिटर का सब हेड बताना है, आइटम दी होंगी हेड और सब हेड। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, बैलेंस शीट। हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रेडिटर है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो आएगा करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल्स के अंदर। शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटी है, और साथ में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स के अंदर। सही है जी। तो ये बैलेंस शीट जब तक याद नहीं होगी, वो पढ़ोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये क्रेडिटर के आगे आ गया हमारा करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, आधा नंबर। 6 पॉइंट आएंगे तुम्हारे पास, आधे आधे नंबर का एक होगा, 6 पॉइंट होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। कभी कभी 3 पॉइंट भी दे देते हैं, एक नंबर का। जनरली वो क्या देंगे, 6 पॉइंट आधे आधे नंबर का। अब हमको ना, जैसे एक आएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड। अरे भाई कोई बोलेगा ये प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या है, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रोपोज्ड डिविडेंड यानी जो डिविडेंड अभी प्रपोज हुआ है, दिया नहीं गया है, तो ऐसा कोई हेड नहीं है, और ये तो भैया अभी डिक्लेयर नहीं है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी साइड में दिखा दो, या इसको कहीं आप शो नहीं कर सकते, ये अभी कहीं शो होगा ही नहीं, ये तो प्रपोज्ड डिविडेंड है। ऐसे ही कुछ एक लायबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। कोई केस चल रहा है, अभी तक उसका दाम नहीं पता, वो कहां जाएगा भैया, फुटनोट पे जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां, पहला आपको रीड करोगे तो 90% चीजें तुम्हें वहीं क्लियर हो जाएंगी। मैं आप पूछूं गुडविल कहां जाएगा, तुम्हें पता है गुडविल कहां जाना चाहिए, तो जब तुम रीड कर लोगे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। मैं कभी भी ये वाला क्वेश्चन नहीं कराता हूं, इसके डाउट जरूर लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी बोर्ड पे होता नहीं, क्योंकि सेल्फ टॉट होता है। आपके लिए मैं एक रामबाण इलाज लेकर आया हूं। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, काट दो इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसके लिख दो ऑल। इसके बाहर कुछ है ही नहीं,
ये नहीं है इसके बाहर भी कुछ पढ़ रहे हैं, है ही नहीं मेरी जान कुछ, ट्रस्ट में। ठीक है जी, जैसे एक्रूड इनकम या अल्फाबेटिकली है ना, रैंडम चलेगी, याद करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, 90% तुम्हें आता होगा। जैसे एक्रूड इनकम है, क्या है, करंट असेट, अदर करंट असेट, फिक्टिशियस असेट में आता है ना ये। एडवांस टैक्स है, टैक्स एडवांस में जमा कराया, करंट असेट, अदर करंट असेट। हेड भी, सब हेड भी। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर, शेयर, शेयर आ गया, क्या आ गया भैया, शेयर होल्डर फंड, क्या होता है, शेयर कैपिटल, क्या आता है, शेयर कैपिटल। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा भाई, P&L का बैलेंस। बैलेंस विद बैंक, बैंक के पास जो पैसा पड़ा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मेजॉरिटी चीजें तुम्हें पता होंगी। जल्दी से इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं तुम्हारे लिए, कि ताकि तुम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टेलीग्राम बहुत बच्चों ने फॉलो नहीं कर रखा, वैसे तो कर लो, ये पीपीटी वहां आ जाएगी, कभी कभी हमारी टीम भूल भी जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भैया यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक सेकेंड इसको भी छोटा कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरी जान, बहुत ही बढ़िया। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। ओ तक पहुंच गए हैं, ओ तक, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम यहां पे कहां तक पहुंच गए हैं, एस तक पहुंच गए हैं, एस तक मेरे साथ ले लो, ठीक है जी। और लास्ट आ गया जी डब्ल्यू, अभी आगे भी है, आगे भी है, चिंता मत करो, मतलब इसके आगे नहीं है, लास्ट डब्ल्यू। एक्स वाई जेड नहीं होता ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो यू भी नहीं, यू है, अनक्लेम्ड है, ठीक है ना। तो ये बस यही है और कुछ नहीं है भाई, ये मेरी बात मानो, मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी यही दिया है, ये याद कर लो, बहुत है। और यार इसमें से मेजॉरिटी, तुम इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं, इसका 10% याद करना है जो अजीब है। अजीब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे इसमें से मुझे लग ही नहीं रहा कोई अजीब चीज़ है, एक बारी पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे अनपेड वो हो गया डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, क्या फ़र्क है, ये बस यही है नॉलेज और कुछ नहीं है। अनपेड जो मैंने दिया नहीं, अनक्लेम्ड मैं देने को बैठा हूँ, कोई आ नहीं रहा लेने के लिए, ऐसा होता है। तो ये दोनों की दोनों मेरी अदर करंट लायबिलिटीज में चली जाती है। डन है जी, क्लियर है। आपके पास 2 से लेकर 3 दिन होंगे। जब ये लेक्चर मैं पोस्ट करूंगा तो मान के चलना, मुझे नहीं पता ये लेक्चर कब पोस्ट करेगी मेरी टीम, मान के चलते 8 नवंबर को ये पोस्ट हुआ, तो इसके 2-3 दिन रुक जाओ, 11 या 12 को मैं कंपनी बैलेंस शीट डाल दूंगा। जब भी पोस्ट होगा उसके 2 से लेकर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा। तब तक बैलेंस शीट, तब मैं वहां पर आगे थी डिटेल में बैलेंस शीट नहीं पढ़ाने वाला हूं। बैलेंस शीट पढ़ के रखनी है, रीड करके रखना है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग साइकिल पता होनी चाहिए, करंट नॉन करंट पता होना चाहिए, और ये सारी टेबल्स टिप पर होनी चाहिए। कर लेंगे, लिख दो सर वी विल डू, लिख दो, देखते हैं यहां तक कौन तक पहुंचा है, यहां पर कौन तक पहुंचा है, लिख दो सर वी विल डू। हाँ, दिल्ली पॉल्यूशन किलर, ठीक है जी, सर वी विल डू, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको पक्के कर लो। आप बुक खोलोगे तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आइटम दी होंगी, हेड पूछा होगा, सब हेड पूछा होगा, तो ये रही आइटम, इसका हेड ये रहा, सब हेड ये रहा। कईयों का ये हेड नहीं होता, जैसे प्रपोज डिविडेंड बताया था ना, टू बी शोन इन द कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैंने अभी बताया ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना है, तो प्रपोज्ड है। जैसे और एक आध भी होगी आइटम शायद कोई जो दिखाते नहीं है। अच्छा, एक और बात बताते हुए जा रहा हूं भाई, कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक पैराग्राफ होगा, वो जरूर याद करना। वहां पे वो बोलते हैं कि 3 एग्जांपल दे दो कंटिंजेंट लायबिलिटी के, तो बच्चे को पता नहीं होती कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। ऐसी लायबिलिटी जिसकी डेट और अमाउंट हमको मालूम ही नहीं है, उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद रखोगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो अनाउंस हो गया लेकिन पता नहीं कितना अमाउंट पे करना है, कब पे करना है, तो ऐसी लायबिलिटीज को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, शोन इन द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट पे शो होती है। रीडिंग काम ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें पढ़ने का काम आपका ज्यादा है, वो आप पढ़ोगे एंड लिख दो वी विल डू, और करने के बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट में क्रैश कोर्स का लिंक पिन कर दिया है, जाकर खरीद लेना। बाय।